हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सॉल्यूशन के लेक्चर 4 में। आपने प्रीवियस लेक्चर 3 में देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गैस को लिक्विड में सॉल्युबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था कि जब हम गैस पे प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होता है। दूसरा बात हम लोगों ने देखा था कि जब गैसेस को टेम्परेचर में चेंजेस किया जाता है तो टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है गैस के सॉल्युबिलिटी को लेकर के। आपने देखा था जब टेम्परेचर डाउन होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बड़ा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी घटता है। इन सब बातों को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है जिसको हम कहते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी ने इसके एक अपने लॉ को दिया, इसके लिए हेनरीज लॉ के बारे में हम बात करेंगे। तो जब इन सब एक्सपेरिमेंट्स को हेनरी ने करके देखा तो उन्होंने गैस के सॉल्युबिलिटी को लेकर के अपना एक लॉ प्रपोज किया। हेनरी का क्या कहना था कि अगर तुम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो गैस का लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा वह गैस के पार्शियल प्रेशर जो कि लिक्विड के सरफेस पे होगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो उनका ये कहना था द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। इसको समझने के लिए हम ऐसे मान के चलते हैं, इफ amount of dissolved gas is represented in form of mole fraction। अगर इसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय P। अगर हम गैस के पार्शियल प्रेशर को P से रिप्रेजेंट कर दिए और जो अमाउंट ऑफ गैसेस डिसॉल्व हुए हैं लिक्विड में उसको हम किससे रिप्रेजेंट किए, मोल फ्रैक्शन X से। देन हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है amount of solubility of gas, amount of या फिर कह सकते हैं solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas on the surface of liquid। इन्होंने ये कहा था अमाउंट ऑफ और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसको हम और कहते हैं
और solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas on surface of liquid। तो अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि अगर हम solubility को या amount of gas को किसे रिप्रेजेंट कर दिए हैं, मोल फ्रैक्शन x से, और पार्शियल प्रेशर किसे रिप्रेजेंट कर दिए हैं, P से। तो हमने ये देखा जो पार्शियल प्रेशर P प्रोपोर्शनल टू x है, पार्शियल प्रेशर P इज प्रोपोर्शनल टू x। तो आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम लोग KH इंटू एक्स कर देते हो। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, जहां पे P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है। लिक्विड के अंदर कितने गैसेस जो डिजॉल्व हैं वो आपको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ये था कुछ बातें जो हेनरी लॉ का। आपको पता है कुछ यही सब बातें डाल्टन्स ने भी एक्सप्रेस किया था, मैंने भी बताया था। इस लॉ को तो उल्टा भी कहा जा सकता है, इस लॉ को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या कहा जाएगा, ये बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच डिसॉल्व इन लिक्विड। इस लॉ को हम दूसरे तरीके से भी ऐसे कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas dissolved in liquid is proportional to mole fraction of gas dissolved in liquid। तो फिर वही बात आ जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू x, तो P इक्वल टू KH इंटू। इसको लेकर के हेनरी ने एक ग्राफ ही ड्रॉ किया। उनका ग्राफ कुछ इस तरह से बताता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस है, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, यहां पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है और इधर तरफ क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, यहां पे क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है। तो आप जान रहे हो अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो इनका ग्राफ क्या होगा, सीधा ऐसे चला गया। आप देख सकते हो अगर प्रेशर बढ़ा इतना है तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, प्रेशर बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बढ़ गया, प्रेशर को हमने और बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आप जब प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ता है। इन्होंने एग्जांपल जो लिया था वो क्या लिया था, HCl का मैंने एग्जांपल लिया था। HCl के
सॉल्युबिलिटी का मैंने एग्जाम्पल लिया था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में मैंने उसको डिसॉल्व किया था। ये कुछ बातें थी हेनरी के लॉ के बारे में। अब हम लोग जो मेन स्टडी करना है वो स्टडी करना है हेनरी कांस्टेंट के ऊपर। हेनरी कांस्टेंट क्या है और ये किन बातों पे इसका असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हेनरी कांस्टेंट के बारे में। आप इसको अच्छे तरीके से इक्वेशन में देख सकते हो, E इक्वल टू KH इंटू एक्स। मीन्स अगर आप देखोगे कि अगर किसी भी गैस के लिए अगर KH की वैल्यू बड़ा होगा, फॉर द कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर किसी गैस में KH की वैल्यू बड़ा होगा तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर KH की वैल्यू बड़ा होगा तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा होगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं, ये कंक्लूजन निकल के आता है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH फॉर ए गैस, लोअर इट्स सॉल्युबिलिटी। क्या समझ में आया कि अगर किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बड़ा होता है तो उस गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। इसके अलावा जो हेनरी कांस्टेंट है ये कई सारी बातों पर निर्भर करता है। हेनरी कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस डिपेंड करता है। हेनरी कांस्टेंट नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, जिससे हमने बताया था पहले भी। जो गैसें जितना ज्यादा पोलर होंगे, फॉर द सॉल्वेंट एज ए वाटर के लिए बात करें, अगर वाटर जो है सॉल्वेंट की तरफ इस्तेमाल करते अगर हम, तो अगर कोई गैस जो है ज्यादा पोलर होगा तो पानी में ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होगा। या हमने पिछली क्लास में बताया था, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा होगा उसका हेनरी कांस्टेंट छोटा होगा। मींस अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा है तो वह ज्यादा डिसॉल्व करेगा और हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। हेनरी कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं, ग्रेटर द critical temperature, smaller the क्या होगा आपका हेनरी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर, स्मॉलर द हेनरी कांस्टेंट, मतलब किसी गैस के लिए अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, हेनरी कांस्टेंट कम होगा, उसकी गैस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ये कुछ बातें थी हेनरीज लॉ के बारे में, जो आपको बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया। अगर कोई समस्या होगा तो जरूर पूछ लेना। अब हम इनके एप्लीकेशंस देखते हैं। हेनरीज लॉ के हमारी जनरल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हेनरी लॉ का आपकी जनरल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप कई बार देखते होंगे, लेकिन आपको ऐसा ध्यान में नहीं आता होगा कि यहाँ पे भी हेनरी लॉ चल रहा है।
तो हेनरी लॉ के लिए हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ टू एक्सप्लेन phenomenons and process के लिए हम हेनरी लॉ का इस्तेमाल करेंगे कई सारे फिनोमेनन को, कई सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला बात हम लोग इस समय देखेंगे, गर्मियों का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक बहुत इस्तेमाल करते होंगे, कई सारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन आपने लूज किया, एक फिश का आवाज आएगा। वो आवाज किसके कारण आता है? गैसेस के बाहर निकलने के कारण से आता है। वो गैसेस कहां से आई? तो एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक्स में हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को पैक किया गया रहता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर P। तो क्या होता है, जब उस कोल्ड ड्रिंक में हम हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को पैक करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व हो गया रहता है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व होकर के उसको एक टेस्ट प्रोवाइड करता है और उसके बाकी प्रॉपर्टीज में हेल्प करता है, उसको खराब होने से भी बचाता है। तो क्या देखा, कोल्ड ड्रिंक्स में जो आवाज है या कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट है वो किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड का हाई प्रेशर के फॉर्म में पैक करना है। अब हम देखेंगे कि वो गैस लूज क्यों हुआ। तो हाई प्रेशर पे उसमें पैक था, जैसे ही आपने कैप को लूज किया, बाहर का प्रेशर कम है, बॉटल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तुरंत वो गैसेस निकल के बाहर चली जाएंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है गैसेस फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर। तो आपने पढ़ा कि देखा किसके लिए? डिसॉल्व गैसेस इन कोल्ड ड्रिंक में आपने, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में, उसको ये भी कहा जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी कहा जाता है। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में हेनरी लॉ इस बात को एक्सप्लेन करता है कि क्यों वहां पे हाई प्रेशर में CO2 को डिसॉल्व किया गया रहता है। दूसरा, आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कई बार बुक्स में किया है, कई बार पूछा भी जाता है, स्क्यूबा डाइवर्स के लिए। मतलब वो डाइवर जो डाइव करते हैं, जो गोता लगाते हैं काफी गहराई में, पानी के काफी गहराई में डाइव करते हैं। तो देखो पहले क्या था, वो जो डाइव करते थे वह सीधे गैसेस को लेकर के सिलेंडर में लेकर के, या कई बार पाइप के थ्रू, डायरेक्टली पाइप ऊपर तक रहता है, उसके थ्रू उसमें डाइव करते थे। अब क्या है, जैसे जैसे वह पानी की गहराई में जाएंगे, वो जब डाइवर हैं, चाहे झील हो चाहे नदी हो, जैसे मान लो कि ये नदी है, जैसे जैसे वो जो डाइवर गहराई में जाएंगे, ये जो डाइवर हैं जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, इनके बॉडी पे प्रेशर बढ़ेगा, और जब बॉडी पे प्रेशर बढ़ेगा तो तुमने पहले ही पढ़ा है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या होता है, पहले जब ये यहां से डाइव किए, काफी गहराई में गए, तो गैसेस का इनके ब्लड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। गैसेस का जब इनके ब्लड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, वो ज्यादा मात्रा में इनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जब ये वापस सरफेस में बाहर आते हैं, तो फिर क्या होगा, इनके बॉडी का प्रेशर घटने लगेगा। जब इनके बॉडी का प्रेशर घटेगा
तो इनके बॉडी में जो डिजॉल्व कार्बन जो भी गैसेस रहेंगे, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा या कोई भी गैस रहेगा, वो सब क्या करेंगे, बबल्स का फॉर्मेशन, इनके ब्लड यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। ये बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़े बबल्स तो बड़े वेसल्स में पास कर जाएंगे, लेकिन जब ये कैपिलरीज में पहुंचेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लड कैपिलरीज के बारे में, 10th में पढ़ा होगा, बायो वाले बच्चे तो 11th में भी पढ़े होंगे। तो जब ये मान लो कि ये ब्लड कैपिलरी में जाएंगे तो हम इनको ब्लॉक कर देंगे। ये क्या है, मान लो कि इनका ब्लड है, ये इनका ब्लड है और ये क्या है, बबल्स है, बबल्स है ये, ठीक है। अब ये बबल्स क्या करेंगे, यहां से हम जब जाएंगे तो इनके कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे, और जब इनके कैपिलरीज को ब्लॉक करेंगे तो इनके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होगा, मेडिकल कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं, और कई बार तो इनका जो डाइवर्स का डेथ भी हो जाता था। तो ये समझ में आया कि जब डाइवर्स गहराई में डाइव कर रहे हैं तो इनके बॉडी का प्रेशर बढ़ रहा है, बॉडी के प्रेशर बढ़ने के कारण से गैसेस इनके ब्लड में ज्यादा डिजॉल्व होते हैं, और जब ये सरफेस पे वापस आएंगे तो वो एक्स्ट्रा डिजॉल्व गैसेस फॉर्म द बबल्स, दैट बबल्स ब्लॉक द कैपिलरीज ड्यू टू व्हिच ब्लड फ्लो इज स्टॉप। एज ए रिजल्ट मेडिकल कंडीशंस आर डेवलप्ड which may cause severe effects and certain times they also cause the death। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया, गैस को डाइल्यूट किया गया। क्या किया गया, गैस इज डाइल्यूटेड बाय हीलियम, गैस को हीलियम गैस से डाइल्यूट किया गया। अब कोई बोलेगा कि हीलियम से ही क्यों डाइल्यूट किया गया, किसी और से डाइल्यूट कर लेना चाहिए था, तो बात उनकी बिल्कुल सही है। तो हीलियम से क्यों डाइल्यूट किया गया, क्योंकि हीलियम के लिए KH का वैल्यू काफी बड़ा होता है। पहली बात, हीलियम के लिए KH का वैल्यू बड़ा होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दूसरा क्या होगा, हीलियम एक इनर्ट गैस है, इसलिए कोई जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक। और हीलियम का वैल्यू बढ़ाने के कारण से नाइट्रोजन का जो पॉइजन लेवल था वो घट जाता है, क्योंकि ऐसे जब डायरेक्ट गैस लेते हैं हम लोग इन्वायरमेंट का, तो आपने पढ़ा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में लगभग 78% के आसपास नाइट्रोजन है। जब 78% नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा और वो हमारे ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व होगा हाई प्रेशर पे। लेकिन जब हमने अलग से हीलियम मिला दिया तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन घट जाएगा, तो अब हमारे ब्लड में हाई प्रेशर पर भी नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व नहीं होगा। इसके कारण से हम लोगों ने बहुत सारे डाइवर्स की लाइफ को बचा लिया बाय यूजिंग द हेनरी फॉर्मूला, हेनरी लॉ। आप लोग देखे होंगे, तीसरा हम लोग बात करते हैं जिससे कि जो माउंटेनर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पे चढ़ाई करते हैं या जो हाई हिल्स पे रहते हैं, जो तीसरा केसेस है हाई हिल्स जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हाई हिल्स के लोग रहेंगे वहां जैसे कि मान लो अगर जैसे जैसे कि आप ऊंचाई पे जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हवा का दबाव कम होता है। अब जब हवा का दबाव कम होगा, एयर का प्रेशर डाउन होगा, ऐसे केस में हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होने का रेट होगा वो भी क्या होगा, घट जाएगा। तो हेनरी लॉ यही कहता है, अगर हवा का पार्शियल प्रेशर घटेगा, एयर का पार्शियल प्रेशर घटेगा, तो हमारे ब्लड में उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसी कारण से जब माउंटेनर जो ऊंचाई पे जाते हैं, हाई हिल्स पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। और जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटेगी तो हमारे ब्लड में
कम ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड में कम ऑक्सीजन तो टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिलेगा। इसके कारण से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, सफोकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है। इन सब कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉक्सिया कहते हैं। इनको हम लोग नॉक्सिया का कंडीशन कहते हैं। इनके कारण से इनमें बहुत सारी समस्याएं होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर जो माउंटेनर्स होते हैं वह ऑक्सीजन के सिलेंडर भी साथ ले जाते हैं, ताकि किसी ऐसे सीवियर कंडीशन में वह ऑक्सीजन अपने साथ ले सके, अपने बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। एक और देखा गया है जो एडॉप्टेशन का केस है, जो हाई हिल्स पे रहने वाले, जो वहां पे परमानेंटली रहने वाले लोग होते हैं, इसीलिए उनके बॉडी में पर यूनिट ब्लड के अंदर नंबर ऑफ आरबीसीज ज्यादा होते हैं। बात समझ में आया? बोला गया कि जो हाई हिल्स पे रहने वाले लोग होते हैं, जो परमानेंटली वहां रहते हैं, उनके पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में नंबर ऑफ आरबीसीज फील्ड एरिया वाले लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इससे क्या फायदा होगा? अगर ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगा तब भी नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होने के कारण से वह ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में ट्रैप करेंगे और बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। यह बहुत बड़ा मेडिकल कंडीशन है और एडॉप्टेशन का भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, जो कई बार मेडिकल वर्ग में पूछा जाता है या फिर बोर्ड में तो कई बार पूछा गया नॉक्सिया के बारे में। ये जो समस्या इसमें होता था डाइवर्स को, इसमें उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा पेन होता था, उनको हम लोग टर्म देते बेंडिंग कंडीशन कहते थे, कि वहां अपनी बॉडी उनका बहुत ज्यादा दर्द महसूस करता था, कई बार पैरालिसिस कॉज करता था, उसको वहां पे हम बेंड शब्द इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पे नॉक्सिया। ये दोनों टर्म्स को बड़े अच्छे से याद किए रहना, कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे जो एप्लीकेशंस थे हेनरीज लॉ। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग हेनरी लॉ को देखने के बाद अब हम कुछ और भी सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है वेपर प्रेशर। आप लोगों ने इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में भी हो सकता है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। लेकिन वेपर प्रेशर को स्टडी करने से पहले हम लोगों को बहुत सारे टर्म्स को जानने होंगे जो आसान है, पहले से भी हो सकता है आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो अभी जान जाओगे। तो देखो, कोई भी वेपर प्रेशर डेवलप क्यों होगा? वेपर प्रेशर को कौन से सब्सटेंस डेवलप करेंगे और कौन से सब्सटेंस डेवलप नहीं करेंगे, ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो आपको पहले जानना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, जो वेपर प्रेशर होता है इस डेवलप्ड ड्यू टू एवापोरेशन। देखो ध्यान देना, एवापोरेशन और वेपराइजेशन में अंतर होता है। तो वेपर प्रेशर इज डेवलप्ड ड्यू टू एवापोरेशन। आसान भाषा में कहा गया कि एवापोरेशन के कारण ही डेवलप होता है। तो हम पहले देखेंगे कि यह एवापोरेशन है क्या, यह क्यों होता है और कौन से लिक्विड या कौन से सब्सटेंसेस एवापोरेशन करते हैं। तो पहले हमें बात करना होगा कि कौन से सब्सटेंस ये काम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में एक टाइप भी होता है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का अपने क्लास 9 में भी ये बात पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल किसे बोला गया? ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो अपने आप बिना बाहर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिए
वो हमेशा एवापोरेट करते रहते हैं, हमेशा उनके लिक्विड में से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल के हवा में जाते रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सबस्टेंसेस which continuously lose their molecule and form vapors। ये क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली अपने मॉलिक्यूल को लूज करते हैं और वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा पेट्रोल, इसके अलावा वाटर भी ये काम करता है, अल्कोहल करता है। ऐसे कई लोग हैं जो कि एवापोरेशन कॉज करते हैं, लो टेम्परेचर भी करते हैं, हवा के कारण भी करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। नॉन वोलेटाइल में not lose their molecule continuously at normal temperature and pressure। ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे अपने मॉलिक्यूल को लूज नहीं करते। मोस्टली क्या होते हैं? जो सॉलिड सब्सटेंस, जैसे कि सॉलिड सबस्टेंस, कुछ को छोड़ दिया जाए, जैसे कैंसर बढ़ने लगता है तो कुछ को छोड़ दिया जाए अगर, तो सॉलिड सबस्टेंस जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड है, ऐसा होता है ना, शुगर है, बालू है, सिलिका है, सब क्या है, सब नॉन वोलेटाइल होते हैं। ये अपने आप अपने मॉलिक्यूल को लूज नहीं करेंगे। तो आपने क्या देखा कि दो तो सबस्टेंस होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल होते हैं वो एवापोरेट करते हैं, वो कंटिन्यूअसली वेपर का फॉर्मेशन करेंगे, और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा ही क्यों करते हैं, क्यों कोई सबस्टेंस वोलेटाइल होता है और क्यों कोई सबस्टेंस वोलेटाइल नहीं होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करेंगे। क्योंकि जब इस बात को हम समझ जाएंगे तभी हम अच्छे से वेपर प्रेशर को समझेंगे। क्योंकि अगर वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी कमी रह गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको समस्या आ जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है, थियोरेटिकल है, और बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है यहाँ से, और बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को असर डालेंगे, एवापोरेशन को अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स को समझने से पहले हम पहले एवापोरेशन को पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वोलेटाइल समझिए, ये वोलेटाइल लिक्विड था। अब वोलेटाइल लिक्विड में क्या होंगे? इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल होगा, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, इसके अलावा मॉलिक्यूल कंटेनर के टच में होंगे। जो कंटेनर के टच में मॉलिक्यूल होंगे, जो नीचे होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो मॉलिक्यूल ये सरफेस पे रहेंगे, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब जब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ऐसे केस में क्या होगा? ये मॉलिक्यूल इन बल्क मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन से दूर हटने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे? बल्क मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ये बल्क है, और ये क्या होंगे? बल्क मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे, और ये क्या कहलाएंगे? सरफेस मॉलिक्यूल हैं। सरफेस
मॉलिक्यूल है और ये बल्क मॉलिक्यूल है। तो ये बल्क जो ये सरफेस मॉलिक्यूल है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है और इनकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण से ये लगातार अपने बल्क को छोड़ करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हवा में आने की कोशिश करेगा। तो आप बोलोगे कि सर इनकी एनर्जी ज्यादा क्यों, इनकी एनर्जी कम क्यों है? तो ठीक है, देखो क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि पहले अपने सरफेस पे ही रहे होंगे। इस बात को बड़े अच्छे समझना। आप लोग कभी पानी को उबलते हुए देखा होगा, ऐसा लगता है कि उसके बेस से, तली से निकल के बहुत सी चीजें ऊपर आ रही हैं। तो क्या होता है, जहां से उसको हीट मिलता है या कहीं से भी उसको एनर्जी मिलता है अगर, तो जो मॉलिक्यूल एनर्जी को यहाँ से चाहे यहाँ कहीं से भी एब्जॉर्ब किया होगा उसकी एनर्जी लेवल हाई होगा, और जिसकी एनर्जी लेवल हाई होगा वो तुरंत कहाँ आएगा, सरफेस पे आएगा, क्योंकि वो यहाँ से निकल के बाहर जाना चाहता है। तो ये मॉलिक्यूल कभी नीचे रहे होंगे, कभी कहीं और भी रहे होंगे, हो सकता है इसकी टच में रहे होंगे, यहाँ टच में रहे होंगे, यहाँ टच में रहे होंगे, लेकिन कहीं भी रहे होंगे उनको एनर्जी मिला। और जब उनको एनर्जी मिला तो वो कहाँ आ गए, सरफेस पे। मीन्स सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी हमेशा हाई रहती है। सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या रहती है, इनकी हाई रहेगा। पहला बात, सरफेस मॉलिक्यूल हैव हायर एनर्जी देन बल्क मॉलिक्यूल। पहला बात हुआ, सरफेस मॉलिक्यूल के पास बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होगा। दूसरा बात देखते हैं जो अच्छे से समझने वाली बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं। जो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल होंगे और ये बल्क वाले मॉलिक्यूल, अच्छे से देखना इस बात को। बल्क वाले मॉलिक्यूल को चारों तरफ से लोगों ने अट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल को इनबैलेंस अट्रैक्शन है। नीचे की तरफ अट्रैक्शन है, ऊपर से कोई अट्रैक्शन नहीं है। देखो इसको चारों तरफ से अट्रैक्ट किया है, मान लो किया एक्स है और ये वाई है, तो क्या देखा कि जो बल्क वाले मॉलिक्यूल को चारों तरफ से अट्रैक्शन किया है ये बैलेंस फॉर्म में है, इसको जल्दी कोई यहां वहां जाने नहीं देगा। जबकि वाई वाला मॉलिक्यूल है इसको सिर्फ एक तरफ से अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ से बिल्कुल खाली है, इन्वायरमेंट के डायरेक्टली टच में है। सो इस पे अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा। तो क्या बोलोगे, सरफेस मॉलिक्यूल है comparatively lower attraction force। सरफेस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, कंपैरेटिवली लोअर अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये दो बातें हैं जो सरफेस मॉलिक्यूल को इस काबिल बनाते हैं कि वह उस बल्क को छोड़ करके ऊपर चला जाए, ऑपरेट कर जाए। अगर हम तीसरी बात भी देखें तो जैसे धूप आया या हवा की एनर्जी मिला, कोई एनर्जी मिला तो सरफेस मॉलिक्यूल को ही पहले मिलेगा। सनलाइट हुआ, विंड एनर्जी हुआ, ये सब बातें क्या होगा, सरफेस मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके कारण भी सरफेस मॉलिक्यूल को सरफेस छोड़ करके हवा में जाने का चांस ज्यादा होता है। तो ये कुछ बातें थी जो एक्सप्लेन करते हैं कि एवापोरेशन क्यों होता है और कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवापोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेट ऑफ एवापोरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं? क्योंकि अगर ये बात समझ जाओगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन समझोगे, रेट ऑफ एवापोरेशन समझ जाओगे तो वेपर प्रेशर को बड़े आराम से आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्योंकि अब आने वाला सॉल्यूशन चैप्टर में जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो सब वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है। बिना वेपर प्रेशर के आप एक कदम भी अब आगे बढ़ने वाले नहीं हो, इसलिए इसको अच्छे से देखना जरूरी है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करेंगे? तो हम देखते हैं, पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ लिक्विड, और जो कुछ भी सब्सटेंस है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड में भी कुछ एवापोरेशन करते हैं, वोलेटाइल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कैंफर को थोड़ा सा हीट कर दोगे तो वो भी क्या होगा, एवापोरेट करने लगता है। आयोडीन भी करता है इस तरह से, उनको हम सब्लिमेशन अलग से जो टर्म दिया जाता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड और सब्सटेंस। अब इसमें खास बात देखते हैं, जिन सब्सटेंस में, जिन कंपाउंड्स में, जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। पहला बात देखते हैं, लिक्विड्स इन विच क्या होगा, हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है लोअर रेट ऑफ एवापोरेशन। वहां पे क्या होगा, लोअर रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, नहीं भाई तुम छोड़ के मत जाना, ये बोलेगा तुम छोड़ के मत जाना, सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। पुलिस पकड़ा है, सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। जब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा तो कोई एक दूसरे को जाने नहीं देगा, तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा और वहां पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर रेट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो अफेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वान डेर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखोगे खास करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के, जैसे कि क्या होगा, ग्रेटर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर द एवापोरेशन। बोलेगा ग्रेटर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर द एवापोरेशन। क्यों? क्योंकि सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े रहेंगे। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं, H2O है एंड C2H5OH है, वाटर है और इथाइल अल्कोहल है। बोलेगा किसका वेपराइजेशन, किसका एवापोरेशन फास्ट होगा? तो आप बोलोगे कि H2O में क्या होता है, पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं, कितने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जबकि अल्कोहल में क्या होगा, बहुत होगा, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इनके बीच में क्या होगा, एक
हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता है, दूसरे के बीच में बन पाता है। अब इसके कारण से क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स कभी कभी इसमें, जैसे कि जब वाटर से बनाता है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, आपस में एक बनाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, देखो इसमें 4 है, इसमें काफी कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं, तो इनका क्या होगा, इनका एवापोरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल ग्रेटर देन वाटर होगा। वाटर से ज्यादा इथाइल अल्कोहल का एवापोरेशन होगा। ऐसे मिथाइल अल्कोहल का एवापोरेशन वो भी वाटर से काफी ज्यादा होगा। तो क्या देखा गया कि जितना ज्यादा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे उतना ही रेट ऑफ एवापोरेशन इनका कम होगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स हाई होगा उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना ही रेट ऑफ एवापोरेशन इनका काफी ज्यादा कम होगा। ये पहला बात हो गया लिक्विड्स के नेचर पे डिपेंड किया। दूसरा हम देखते हैं टेम्परेचर पे। दूसरा जो है वो है टेम्परेचर पे। आपको पता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाया मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, हाई होगा। तो क्या बोलोगे, evaporation is directly proportional to temperature। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो evaporation ज्यादा होगा। दूसरा देखते हम लोग हैं शेप ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ कंटेनर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एवापोरेशन के रेट पे कंटेनर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, नो इफेक्ट। कंटेनर के शेप का एवापोरेशन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ह्यूमिडिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन वहां पे कम हो जाएगा। जैसा आप बारिश के मौसम में देखते होंगे आपको उमस, आपको हीट फील ज्यादा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी उस समय ज्यादा आता है। आपके बॉडी से जो स्वेट है उनका इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए बारिश के मौसम में जल्दी आपके बॉडी का पसीना नहीं सूखता है। क्योंकि वो जो हमारे जो स्वेट्स हैं जो बॉडी से निकल रहे हैं उनको सूखने के रेट पे ही हमें ठंडी महसूस होती है। तो जब उनका जो स्वेट्स है सूखेंगे ही नहीं तो हमें ठंडी नहीं महसूस होगी, बल्कि ज्यादा गर्मी महसूस होता है और पसीना नहीं सूखता है। यही कारण है। तो ह्यूमिडिटी बहुत बड़ा कारण है। और देखते हैं विंड फ्लो के बारे में। विंड फ्लो के बारे में आपने महसूस किया होगा, जब गर्मी लगता है तो कहाँ जाते हो, फैन के नीचे जाते हो, कूलर के पास बैठ जाते हो। क्यों, क्योंकि वहां पे जब विंड फ्लो फास्ट होगा तो आपके बॉडी का वो पसीना, वो जो स्वेट है वो सूखता है और आपके बॉडी को ठंडक महसूस होता है। तो विंड फ्लो के कारण से, क्योंकि विंड फ्लो एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। और जो विंड फ्लो के कारण से जब वो एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल्स को मिलता है या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को मिलता है तो उनकी एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब उनकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप बढ़ जाएगा। विंड फ्लो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। विंड फ्लो क्या होगा, वो इवेपोरेशन के प्रोपोर्शनल होगा।
जितना ज़्यादा जितना तेज विंड फ्लो होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया इवापोरेशन के बारे में और इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर अफेक्ट डालते हैं। इसमें से खासकर से जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बोला था, इस पर काफ़ी कुछ स्टडी और कर लेना, क्योंकि यह कई बार आपको कंपैरेटिव स्टडी में इनके एग्जांपल्स लिए जाते हैं। तो अब इवापोरेशन समझने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं समझना वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, देखो हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ओपन कंटेनर है, और ये हमने क्या ले लिया, वोलाटाइल लिक्विड। ये भी क्या ले लिया, वोलाटाइल लिक्विड ले लिया। ये आपका वोलाटाइल लिक्विड है और ये आपका कंटेनर है। यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन होगा, मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे हैं लेकिन वो टिक नहीं रहे हैं, वो सब निकल के चले जा रहे हैं इन्वायरमेंट में, सब जब चले जा रहे हैं इन्वायरमेंट में। तो क्या होगा, आप देखोगे समय के साथ यहाँ पे अमाउंट ऑफ लिक्विड, जो मास ऑफ लिक्विड वो घट रहा है, समय के साथ मास ऑफ लिक्विड घट रहा है और इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन ये कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि ये तो निकले और चले गए। अब जब निकले और चले गए तो ये कोई खास प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे। सो दिस इज द ओनली इवापोरेशन इन द ओपन कंटेनर। आप लोग इसे देखते हो कि कपड़े सुखाते होंगे, धूप में सुखा दिया, इवापोरेशन के कारण से सूखता है। कभी कभी देखते हो कि जब वेदर काफ़ी खराब रहता है, बारिश का संभावना रहता है या बारिश हो रहा होता है, तो आप गीले कपड़े को पंखे के नीचे सुखाते हो। इसके अलावा जो आपके यहाँ वॉशिंग मशीन उसको क्या तेजी से सेंट्रीफ्यूज करके उनको निकालता है, जो हवा के कारण से सुखाया या धूप में सुखाया, सब क्या है, इवापोरेशन है। लेकिन वॉशिंग मशीन ने जो सुखाया वो इवापोरेशन नहीं है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण से है। तो देखो यहाँ पे सब निकल के वेपर्स बाहर जा रहे हैं और ये इवापोरेशन क्रिएट किए हैं, लेकिन दैट नॉट क्रिएट द वेपर प्रेशर। लेकिन जब हमने इसी कंटेनर को बंद कर दिया, हमने कंटेनर को बंद कर दिया, ये आपका लिक्विड हुआ और ये सब गैस के मॉलिक्यूल्स हुए, ये सब गैस के मॉलिक्यूल्स हुए। अब ये बाहर नहीं जा पाए, तो बाहर क्या होगा, एक डेफिनिट टेम्परेचर पे और एक डेफिनिट कंडीशन में पहले तो ये खुद को इवापोरेट करके बाहर ऊपर आएंगे, बाहर नहीं जा पाए तो पहले तो इवापोरेशन होगा, लेकिन कुछ देर बाद रेट ऑफ इवापोरेशन क्या शुरू कर देगा, कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे जो एक बार एक लेवल तक पहुंचेगा, इवापोरेशन करेगा, उसके ऊपर जब इवापोरेशन करेगा तो ये लिक्विड यहाँ पे एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे, दे स्टार्टेड टू कंडेंसेट, वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या होगा, कुछ देर बाद रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्योंकि आपने देखा होगा प्लास्टिक की बॉटल में, कभी कभी देखा होगा अगर आपने आधा बॉटल पानी ले लिया है और कहीं धूप में या गर्मी में रख दिया है, देखोगे कि उसके अपर सरफेस में कुछ ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगे, जम में दिखाई देंगे, आप लोग घर में देख लेना। वो क्या हुआ है, पहले तो पानी इवापोरेट किया है, लेकिन जब एक लेवल तक इवापोरेट कर लिया तो वो खुद को कंडेंसेट करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ condensation, rate of evaporation equal to rate of condensation, and
सिस्टम गेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और जो सिस्टम है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। तो क्या लिखा, ये क्लोज कंटेनर इनिशियली लिक्विड एवापोरेट to form the vapors, but after some times that vapor started to condensate. As a result, rate of evaporation become equal to rate of condensation and system get dynamic equilibrium. उस कंडीशन में सिस्टम ने एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। अब ऐसे केस में जो ये वेपर्स होंगे वो लिक्विड के सरफेस पे और चारों तरफ अपना प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे। इनको अगर हम हटा दें तो ये क्या करेंगे, चारों तरफ अपना प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे, और यही प्रेशर किसका था, वेपर का था। क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो क्या पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे हम लोग वेपर प्रेशर को। क्या डिफाइन किया जाएगा, प्रेशर applied by vapor on surface of liquid in a closed system and at their equilibrium condition। क्या बोला गया, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इन क्लोज सिस्टम एंड एट देयर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक क्लोज कंटेनर के अंदर जितने भी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा लिक्विड के वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे, वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह वेपर प्रेशर क्या होता है। इसको आप पहले अच्छे से समझ के रखे रहोगे, कोई समस्या होगा उसको जरूर पूछ लोगे। और यही वेपर प्रेशर में थोड़ी सी बातें थी, अगले क्लास से हम डिस्कस करेंगे कि इसमें राउल्ट ने क्या बताया। जब हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करेंगे जो दोनों ही वोलाटाइल है, तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। अगर एक नॉन वोलाटाइल को एक वोलाटाइल में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे अब कई सारी बातें हमें समझ में और हमें देखना होगा। तो तब तक तुम लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, बढ़िया से एनसीईआरटी से पढ़ लो और भी बुक्स का इस्तेमाल करके पढ़ लो। फिर इसको अगले क्लास में आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।